स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर श्री माँ क्लासेस पर। मैं हूं सत्यम विश्वकर्मा और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का, जिसमें हम सब इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और वो चैप्टर कौन सा है? परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ठीक, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों, इसमें ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको 4 चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि यह इसमें यूपी बोर्ड के मामले में इसका भी बहुत बड़ा रोल है इन चारों चैप्टर का, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। ऑफलाइन में आप सबको हम यहाँ विवर्तन तक सारी चीजों को बताते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ध्रुवण अभी फिलहाल चल रहा है और उसमें हम लोग अभी डबल नेचर पढ़ने वाले हैं, द्वैत प्रकृति पढ़ने वाले हैं, जिस कारण समय का अभाव होने के कारण हम लोग ऑनलाइन के माध्यम में आए हैं, है ना। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसको यहीं निपटा देते हैं, जिससे सिलेबस कवर हो जाए और सही समय पे आप उसका रिवीजन कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें आप अपना जो पढ़ने का तरीका है इन 4 चैप्टर में कुछ अलग अंदाज से रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनमें और दूसरे सब कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इसमें हम लोग जानने वाले हैं परमाणु की संरचना और तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति में क्या कुछ चीजें हैं। देखिए, भारतीय दर्शन शास्त्र या ऐसे कहें प्राकृतिक दर्शन शास्त्र जो ये कहता है कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। फिर से सुनिए, या पहले से ही जितने मॉडल्स हैं सब कुछ पहले से भी जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो ये कहती है कि संपूर्ण माध्यम में संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म कणों के द्वारा मिलकर बना होता है, और जिन्हें हम लोग कहते हैं परमाणु। और इसी परमाणु के वाद विवाद पर कौन सबसे ज्यादा प्राथमिकता लेता है? वह है यूनानी दार्शनिक। और यूनानी दार्शनिक इसी परमाणुवाद को ही, सूक्ष्म कण को कहते हैं आतोमेन। एक नया शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं आतोमेन। सर, आतोमेन क्या है? अरे ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। सर, ये शब्द है तो क्या है इसका मतलब? इस ग्रीक भाषा का आतोमेन का मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य होता है। अच्छा साहब, तो अविभाज्य होने का क्या मतलब है? असल मायने में प्यारे साथियों, जब हम लोग अविभाज्य को जानते हैं, जिसको ग्रीक भाषा में कहते हैं आतोमेन, तो यही बात हम लोग कहते हैं एक नए शब्दों में, और जिसे कहते हैं हम लोग परमाणु कह देते हैं। और यह परमाणु अविभाज्य माना जाता है, यानी इसे कोई विभाजित नहीं कर सकता। क्या मेरी बात स्पष्ट है? तो क्या समझे आप? जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, या ऐसे लिख सकते हैं पदार्थ का, अरे ये सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है, ठीक ना। हालांकि ऑफलाइन में पढ़ाने में कुछ दूसरा ही आनंद प्राप्त होता है, जबकि ऑनलाइन में थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है कि विद्यार्थी पर एक्सप्रेशन कैसा है, कि वो मेरी बातों को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। जबकि ऑफलाइन में ये होता है कि सापेक्ष देखते रहते हैं विद्यार्थियों को, तो उनपे अगर हर्ष, ये जो भावना है हर्ष उल्लास की है, तो निश्चित ही वो चीजों को टीचर समझ पाता है कि जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो सही से हो पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप अच्छे समझ पा रहे हो। तो आप अपनी राय कमेंट में दीजिए कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप क्या कुछ समझ पा रहे हो, ठीक ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें इसे एक और नाम दिया गया, जिसे ये भी कह सकता हूं मैं अभेद्य है, अभेद्य कण है, यानी इसे भेदित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये जो पूरी घटना है, पूरी घटना में क्या है कि प्राचीन दर्शन शास्त्र, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, वो पहले से ही ज्ञान कहती है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, लेकिन
जो यूनानी दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक हैं, वे कुछ परमाणु पे वाद विवाद कहते हैं, जिसे परमाणुवाद कहते हैं, और वो एक नया शब्द नाम देते हैं आतोमेन, जिसे ग्रीक भाषा में कहते हैं अविभाज्य। और इसी परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, अविभाज्य है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, अभेद्य कण है, जिसे भेदित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। तो जो हम अभी बात बताए कि भारतीय दर्शन शास्त्र पुरातन काल से ही, क्या है, पुरातन काल से ही परमाणु को सृष्टि के निर्माण की, क्या है, परमाणु को सृष्टि की, पूरे सृष्टि का निर्माण का, सृष्टि के निर्माण का वो ईंट मानती है। सर ईंट मानती है तो इसका क्या मतलब हो गया है, क्योंकि जब हम लोग घर बनाने के लिए कुछ उपाय भी सोचते हैं तो सबसे ज्यादा रोल, या ऐसे कहें छोटे छोटे ईंटों के माध्यम से पूरा घर ना जाने कितने ऐसे माध्यम बनते हुए ऊपर चले जाते हैं और एक बड़ा स्वरूप बन जाता है। जबकि देखा जाए तो जो इकाई का काम करता है वो कौन सा होता है, आपस में छोटा छोटा ईंट, और वह ईंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक महल जैसे, या ऐसे कहें घर बनाने के लिए वह सबसे बड़ा रोल रखता है, यानी उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक ना। बिना उसके घर नहीं बना जा सकता है, या एक कहें एक अच्छे ढांचे में उसको नहीं दिया जा सकता है। ठीक ना। तो मेरी बात स्पष्ट हो तो क्या कहा गया है कि पुरातन काल से ही भारतीय दर्शन शास्त्र को परमाणु के सृष्टि के निर्माण की ईंट कही जाती है। ठीक ना। तो ईंट कही जाती है, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे, है ना। तो प्राचीन ग्रंथों में और एक चीज ये भी है कि अपन सबके प्राचीन ग्रंथों में भी हालांकि धार्मिक वाली चीजें नहीं है, जो किताबें लिखती हैं एनसीईआरटी और जो और पब्लिकेशन की किताबें हैं वही सब मेरे मुख से निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ बोल दिया हूं कि प्राचीन ग्रंथ से आप बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना। तो यहां परमाणु की चर्चा है, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। यहां पर यह भी एक कंडीशन है, ठोस प्रमाण नहीं मिले। प्राचीन ग्रंथों में जो परमाणु की चर्चा है वो है तो, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि परमाणु ऐसी संरचना की, या कुछ भी है, इसका ठोस प्रमाण नहीं है। इनमें ऐसा कहा गया है ना। तो जिसमें, अच्छा, तो एक चीज और हम आपको बताते हैं, जिसमें इस पूरे चैप्टर में जो हम आपको घटना बता चुके कि परमाणु की संरचना, असल मायने में प्यारे साथियों, जो परमाणु की संरचना में इतनी ही चीजें जाननी है, और इस परमाणु की संरचना को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, और इसी परमाणु की संरचना को हम लोगों को पढ़ना है। और परमाणु की संरचना में हम लोग कई साइंटिस्ट के बारे में या उनके मॉडल के बारे में जानने वाले, उनके सिद्धांत को जानने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है थॉमसन मॉडल। क्या पढ़ना है, थॉमसन मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड ने क्या कुछ कहा है परमाणु की, फिर नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ना है। ठीक ना। तो नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें ऊर्जा के स्तर को लेकर, या ऐसे कहें स्पेक्ट्रम की क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। तो इसमें ऊर्जा के लिए क्या कुछ चीजें हैं उसके बारे में जानने वाले हैं कि ऊर्जा के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दें कि यहाँ परमाणु की संरचना जो अभी हम इतना घटना बताए, उसमें इन साइंटिस्ट का कथन है, सब वैज्ञानिकों का है कि जो अपने सिद्धांत में देते हैं, जो मॉडल है, उनमें परमाणु की संरचना में थॉमसन मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, और नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ना है ना। तो अब आइए, अगर यहां आपको दिख रहा हो तो ऐसे ही हम आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम की कहानी कहां से शुरू होती है। स्पेक्ट्रम की कहानी शुरू होती है मेरे प्यारे साथियों कि जब भी हम प्रत्येक पदार्थ पर किसी भी पदार्थ पर ताप देते हैं, ताप देना यानी टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें वैद्युत 100% प्रत्येक पदार्थ में वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, या ऐसे कहें, सॉरी क्या बोल दिए, वैद्युत चुंबकीय
विकिरण उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। किसी भी पदार्थ पर ताप देने पर उसमें वैद्युत विकिरण उत्पन्न होते हैं और अनेक तरंगदैर्घ्य का वितरण विद्यमान हो जाता है। हर एक जगह या ऐसे कहें अनेक तरंगदैर्घ्य का विकिरण विद्यमान हो जाता है। ऐसी क्या कंडीशन है कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य अलग अलग जगह पर वितरित हो जाते हैं। अगर किसी भी पदार्थ पर टेम्परेचर दिया जाता है तो उसमें वो क्या हो जाता है कि वितरित हो जाती हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर वो विद्यमान हो जाती हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित विकिरण का, ठीक ना, एक अभिलाक्षणिक जो होता है, अभिलाक्षणिक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम या इसे कहते हैं स्पेक्ट्रा, है ना, अभिलाक्षणिक है, इसे कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, ठीक ना। अच्छा, ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि उस तत्व के, अच्छा, प्रत्येक तत्व से उत्सर्जित जो विकिरण होते हैं उसमें एक अभिलाक्षणिक वो जो गुण है वह स्पेक्ट्रम मिलता है, और उसी स्पेक्ट्रम को क्यों होता है वह स्पेक्ट्रम? उस तत्व के परमाणु तथा अणुओं के दोलनों से हो सकता है। उसके समीप ऐसी कुछ स्थिति हो रही है जिनमें परमाणुओं और अणुओं के बीच जो अन्य पारस्परिक क्रिया है उनके बीच, ठीक ना, क्रियाओं के कारण हो सकता है ना, क्रियाओं के द्वारा हो सकता है, जिस कारण से हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, या ऐसे कहें अन्योन क्रिया होती है। अभी आगे बताएंगे आने वाले वीडियोस में कि ये अन्योन क्रिया क्या होती है, ये क्यों होती है स्पेक्ट्रम। सबसे पहले ये जानना है कि किसी भी पदार्थ पर ताप देंगे तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होगा। ये जो विकिरण होता है अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण वह अलग अलग तरीके से वितरित हो जाती हैं, विद्यमान हो जाती हैं, जिससे हम लोग उसी अलग अलग तत्व के, ये जानना है कि एक समान वाले के लिए एक ही रहेंगी, समान आकृति और ये सब रहेंगी, लेकिन स्पेक्ट्रम अलग अलग तत्वों में वो अलग अलग उसका गुण होगा, जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के कारण ही ये क्यों होते हैं? ये आपसी क्रियाओं के द्वारा होते हैं, अन्योन क्रिया के द्वारा होते हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग ये जान पाए, इसमें केवल भूमिका के रूप में इस वीडियो में यही तक चीजें जान पाए हैं कि परमाणु क्या होता है, या ऐसे कहें परमाणु की संरचना क्या होती है, फिर स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जिसे हम लोग अभी जाने कि तत्व से जो निकलने वाले विकिरण हैं उनमें अलग अलग गुण या ऐसे कहें अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक ना। तरंगदैर्घ्यों के अलग अलग वितरित हो जाना उसे हम लोग क्या कह देते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्यों होता है? वह अणुओं और परमाणुओं के समीप होने से अन्योन क्रिया के कारण हो सकता है, या ऐसे कहें कि उनके दोलन के कारण हो सकता है। दोलन क्या होता है ये आपको हम बता चुके हैं, दोलन, आवर्त और कंपन, ठीक ना, बार बार ऐसे कंपन, बार बार गति करना क्या कहलाएगी? दोलन, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग जाने परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, जिसमें परमाणु की संरचना में हम लोग यहां तक जान चुके कि परमाणु की संरचना को अपना सिद्धांत देने के लिए थॉमसन आते हैं, रदरफोर्ड आते हैं और नील बोर आते हैं। इसी के साथ साथ ये भी जाने कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति क्या कैसे होती है, और स्पेक्ट्रम में ये भी जाने कि इन क्रियाओं में अन्योन क्रिया क्या होती है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो भूमिका है इसमें हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम केवल थॉमसन मॉडल पढ़ाएंगे, आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाएंगे और नील बोर मॉडल पढ़ाएंगे, नील बोर परमाणु मॉडल पढ़ाएंगे। इसके बाद तुरंत यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर अगले लेसन में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।